नमस्कार। लव जिहाद का शोर अपने चरम पर है। यूपी, मध्य प्रदेश और अब हरियाणा में भी सरकारों ने लव जिहाद पर कानून बनाए जाने के संकेत दे दिए हैं। कानून बन भी जाएंगे, लेकिन क्या वाकई लव जिहाद जैसा कुछ है, या जैसा कि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि यह सिर्फ बीजेपी के खुराफाती दिमाग की एक उपज मात्र है। हालांकि हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी जरूर हुई हैं जिनमें हिंदू वधू और मुस्लिम वरों के रिश्ते टूटे हैं, लेकिन सामाजिक जमीन पर ये घटनाएं लव जिहाद के दायरे में आती भी हैं। साथ ही क्या अपनी पहचान छुपाकर रिश्ते बनाने के मामलों के पीछे भी लव जिहाद ही है? ऐसे ही कई मामलों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार केशव चतुर्वेदी। केशव जी, मीडिया भारती .net में आपका स्वागत है। धन्यवाद। लव जिहाद जैसा आजकल आप सुन ही रहे होंगे। जी। क्या वाकई लव जिहाद जैसा कुछ है? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में अगर दिया जाए तो थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि अगर आप किसी आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं तो आप हाँ भी कहेंगे, और अगर किसी दूसरी आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं तो आप ना कहेंगे। मैं जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जिसको कि वो पहले समझ लें और उसके बाद फिर अपना जो विवेक है उससे संज्ञान लें कि ये क्या परेशानी है भी कि नहीं है। मूल बात यह है कि भारत में हर साल मान लीजिए 50 लाख शादियां हो रही हैं या 70 लाख शादियां हो रही हैं। तो पहले तो हमको सरकार से ये आंकड़ा मांगना होगा कि कितनी अंतर धार्मिक विवाह हो रहे हैं। मतलब 70 लाख के अंदर कितने अंतर धार्मिक विवाह हो रहे हैं, क्या उसका प्रतिशत है। पिछले 10 साल का आंकड़ा निकाल के देखा जाए और फिर ये देखा जाए कि वो जो अंतर धार्मिक विवाह हो रहे हैं उसमें क्या सिर्फ एक ही संप्रदाय की लड़कियां दूसरे संप्रदाय के लड़कों से शादी कर रही हैं, क्या ये दोनों ही तरफ है। अच्छा, जब अंतर धार्मिक विवाह होते हैं तो मान लीजिए हम हिंदू लड़कियों को ही ले लें, तो हिंदू लड़कियां मुसलमानों से भी शादी करती हैं और क्रिश्चियन से भी शादी करती हैं, सिखों से भी करती हैं। लेकिन सिख, बौद्ध और जैन, जिनको कि हमने अलग अब मत मान लिया है, इनसे विवाह करने में उतनी परेशानियां नहीं है जितनी परेशानी जो है कुछ जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं उनको क्रिश्चियन और मुस्लिम से शादी करने में परेशानी है। तो सवाल यह है कि पहले ये देखना पड़ेगा कि आंकड़े क्या बताते हैं। एक 10 साल के आंकड़े देख के ये देख तय करना पड़ेगा कि क्या इसमें बढ़ोतरी हो रही है, और फिर जो है उन आंकड़ों के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि कितने विवाह जो थे वो झूठ बोल के किए गए, या बहला फुसला के किए गए, बरगला के किए गए, या धमका के किए गए। क्योंकि इसका कोई आंकड़ा सरकार के पास भी मौजूद नहीं है और किसी ने भी आज तक एक देशव्यापी स्तर पे कोई कोशिश नहीं करी कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जितने पिछले 10-15 साल में शादियां हुई हैं उनको जोड़ के इकट्ठा करे। मौलवियों ने जो शादियां कराई हैं इस तरह की, उनको इकट्ठा करे। आर्य समाज मंदिरों में जो शादियां हुई हैं उन्हें इकट्ठा करे, और इनसे जुड़े अगर कोई पुलिस केसेस हुए हैं उनको भी जोड़े। तब एक तस्वीर सामने आएगी और ये हम कह सकेंगे कि हाँ, ऐसा लगता है कि एक समुदाय विशेष के कुछ लोग जो हैं इस तरीके का काम करने की एक योजनाबद्ध कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास ये आंकड़ा नहीं है, अगर ये आंकड़ा नहीं है तो ये हो सकता है कि आपका विचार हो सकता है कि आपका एक खौफ हो, आपके मन में एक खौफ हो, और तमाम जो 2, 4, 10, 15, 20, 25 खबरें आप एक साल के अंदर समय समय पे देखते हैं तो उससे एक आपके मन में एक परसेप्शन बन जाए, मतलब एक विचार बनने लगे। लेकिन उसका यथार्थ क्या है वो आंकड़े से तय होगा, और वो आंकड़ा न तो अभी सरकार के पास है ना हमारे पास है। तो इस विषय में इस तरह का कोई निर्णय लेना मुझे नहीं लगता तर्कसंगत है।
आपने अंतर धार्मिक और अंतर सांप्रदायिक की एक एक बात करी। तो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, एक सांस्कृतिक विरोधाभास के चलते वहाँ ज़्यादा भय का एक उपजने का एक वजह दिखता है। हाल-फिलहाल में इसी तरीके की अब जैसे टीना डाबी का एक मामला था। वो दलित समाज से आती हैं हिंदुओं के और वो एक जो वर है वो मुस्लिम समुदाय से आता है। ऐसे कुछ एक मामले आपने लगातार खबरों में देखे होंगे। इसी संप्रदाय से जुड़े मामलों को आप कैसे देखते हैं? हाँ, अब देखिए इस विषय पर जैसे मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि टीना डाबी जी का जो केस है वो आ रहा है। इनके केस को हमें मुझे लगता है इनके मामले पर हमें बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करनी चाहिए। एक वो उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं। उनके माता-पिता भी जो हैं बड़े सफल नौकरशाह या ब्यूरोक्रेट रहे हैं और वो खुद जो हैं टॉपर रही हैं और उन्होंने अपने स्वेच्छा से ही एक व्यक्ति को पसंद किया जो दूसरे पंथ का है। उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो बैकग्राउंड है, उससे आप कहीं ये नहीं मान सकते कि उनके ऊपर कोई दबाव था या उनको किसी तरह से बरगलाया, फुसलाया गया होगा। तो वो उनका अपना निजी मामला था। उन्होंने उससे प्रेरित होके शादी करी और जब उनको लगा कि शायद कुछ क्योंकि होता क्या है कि पति और पत्नी के बीच में किस कारण दरार आई और दोनों अलग हुए, इसका किसी को कभी पता नहीं लगेगा। बाकी लोगों को कहानियाँ पता लगेंगी, असलियत उन्हीं के को पता रहेगी। तो इस विषय को हटा देते हैं। हम उन विषयों की बात करते हैं जहाँ पर कि ये खबरें सामने आई हैं, जहाँ लड़के ने अपना नाम बदल के लड़की को जो है गुमराह किया। ये यही यही एक ये हाँ, इससे अगला सवाल इससे जुड़ता है कि चलिए जी, वो मान लेते हैं कि एक अपर मध्यम जो वर्ग है उसके आपकी बात सही लग रही है। लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं कि जहाँ नाम बदल कर और धोखाधड़ी करके और एक धर्म विशेष के साथ ही वो शादियाँ हुई और बाद में ये आरोप लगाए गए कि उनपे उन्हें ज़बरदस्ती धर्मांतरण का दबाव डाला गया या नमाज़ पढ़ने का उनसे कहा गया, बुर्का पहनने के लिए कहा गया। इसके उलट इस तरीके के मामलों को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, ये मामले जो हैं, जब ऐसा मामला आता है, तब तो उसके लिए बड़े स्पष्ट कानून हैं कि अगर मैंने धोखाधड़ी करके किसी से शादी करी है, तो वो महिला या उसका परिवार इस बात के लिए पुलिस के पास जा सकता है और उसके लिए पर्याप्त कानून बने हुए हैं। क्योंकि ये धोखाधड़ी का मामला है ना, ये तो सीधा-सीधा धोखाधड़ी का मामला है, तो इसमें तो आप जाके कह सकते हैं कि भाई हमसे ये बात कही गई थी और जब इन्होंने शादी करी, तो पता लगा कि ये पहले से या तो शादीशुदा थे या इनका पंथ दूसरा था या इन्होंने यहाँ हमसे कहा। यहाँ भी एक जो धर्म विशेष की बात करी जा रही है, हुँ, उसमें ये माना जाता है जो आज का जो सत्ता पक्ष है, जो ये इस तरीके के विधेयक और लाने का जो प्लान कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि एक ही धर्म ऐसा है, जिनको अपना नाम छुपाना पड़ता है। बाकी के जो दूसरे धर्म हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उस तरीके के मामले नहीं होते कि शादी से पहले उन्होंने अपना धर्म छुपाया या अपनी पहचान छुपाई, अपनी सांस्कृतिक विरासत को छुपाया। सिर्फ़ एक ही धर्म ऐसा है, जिसके लोग ये छुपाने का काम करते हैं। ये बात हमें ज़रूर ध्यान रखनी है। हाँ, चलिए ठीक है, अगर आप जो सत्ता पक्ष है इस समय का वो ये बात कह रहा है, तो उसको इस विषय पर एक ये इंक्वायरी पहले करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? और उसमें आप पुलिस, जो सामाजिक कुछ संगठन हैं वो और कुछ इतिहासविद इन सबको लेकर और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हमारे प्रशासनिक सेवा के लोग हैं, इनको लेके आप एक पूरा डेटा का एनालिसिस करिए और एक जिसको कहते हैं ना एक ईमानदार बातचीत कीजिए लोगों से ये पता करने के लिए कि भाई ये मुश्किल बार-बार क्यों खड़ी हो रही है? कि अगर महीने में किसी एक राज्य में या किसी पूरे हिंदुस्तान में महीने में अगर मान लीजिए 20 भी ऐसे
मामले उठ रहे हैं जहां पे कि एक खास पंथ के व्यक्ति जो हैं वो अपना नाम बदलकर जो है एक खास पंथ की ही लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। तो उनको उनकी एक प्रोफाइलिंग ये तो हो, एक बार उनसे उनको पकड़ के ये तो पूछा जाए कि भाई तुम्हारी प्रेरणा क्या है, तुम्हारा मोटिवेशन क्या है। जब उसकी जानकारी शुरू होगी, या ऐसे केसेस मान लीजिए आज तक आए होंगे, तमाम केसेस जिसके बारे में हमने सुना है, जैसे अभी हाल ही में बल्लभगढ़ में भी जो हुआ था जिसमें एक लड़की का मर्डर हो गया, तो उसमें जो बेसिक, अब आपको मनोवैज्ञानिक और कुछ जो है समाजशास्त्रियों को भी बैठा के ये देखना होगा कि भाई मोटिवेशन क्या है। और अगर आपको 100, 200, 500, 800, 1000 ऐसे केसेस की स्टडी से लगता है कि भाई ऐसा हो रहा है, अगर आपको लगता है कि जो आपने पहले से सोचा था, या जो जो आपको डर थे मन में, ये काम उन्हीं डर को पूरी तरह से साबित कर रहे हैं, तो फिर आप कोई बड़ी आप कठोर निर्णय लीजिए उसमें। लेकिन मेरा मानना यह है कि कठोर निर्णय लेने के लिए नया कानून बनाने से बेहतर है कि कानून वैसे ही जितने हैं, कानून जितने हैं उनके तहत भी आप बड़े सही निर्णय ले सकते हैं, जिसमें कि आप एक समुदाय विशेष की लड़कियों को अगर आप बचाना चाहते हैं तो आप उन्हें बचा सकते हैं। अब जैसे अब जो सरकारी तंत्र और जो सत्ता तंत्र है, इन सब मामलों पे जो भी जितने मामले आए हैं, उस पे जिस तरीके की वो सक्रियता दिखा रहे हैं, तो अब जैसे मध्य प्रदेश हो गया, आपका हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, 3 राज्यों ने लगभग ये तय कर लिया है कि इस तरीके का एक कानून आएगा। तो इस सक्रियता पे आपका क्या ओवरव्यू क्या है? देखिए, कानून जो है वो तो एक पक्ष है ना। हुँ, कानून तो जब बना तो अंग्रेजों ने 2 कानून बनाए। एक कानून उन्होंने बनाया कि सती नहीं होगी, हुँ, सती प्रथा बंद करने का कानून बनाया। दूसरा उन्होंने बाल विवाह खत्म करने का कानून बनाया। सती प्रथा जब खत्म की उन्होंने, उसका जो कानून बनाया, तो वो ये जानते थे कि ये प्रथा अपने आप ही अब खत्म हो गई है। उनके समय में भी कोई ऐसा नहीं था कि हर शहर, हर गांव में हर दिन जो है एक न एक सती का मामला आ रहा था। उन्हें पता था कि सती जो है करीब करीब खत्म हो गई है। और उनके कानून बनाने के बाद से उसके जो केसेस आए, तो अगर आप भारत की पूरी आबादी उस समय की देखें तो उस हिसाब से गिने चुने केस थे। लेकिन जो उन्होंने बाल विवाह रोकने के लिए कानून बनाया, वो कानून उतना सफल नहीं हुआ। क्यों? समाज उसके लिए तैयार नहीं था। आज भी बाल विवाह की घटनाएँ लगातार होती हैं। हाँ, और उस कानून को बने 100 साल से ज्यादा हो गए। तो मेरा मानना यह है कि सरकारें जो हैं उन्होंने अंग्रेजों से ये चीज अच्छी सीखी है कि जो हल्का काम है वो कर लो। वो है कि हमने कानून बना दिया, अपनी भी पीठ थपथपा दी, जो हमारा जो इलेक्टोरेट है उसको भी समझा दिया, मतदाता को समझा दिया कि देखो हमने कानून बना दिया, बड़ा सख्त कानून है, अब हम देख लेंगे। ये वैसा ही एक है जैसा कि निर्भया के, राजनीतिक एक हाँ, राजनीतिक लाभ भी। बिल्कुल। और ये वैसा ही जैसे निर्भया के बाद उन्होंने जो रेप के केसेस थे उनमें पूरा बदलाव किया, और बहुत उसकी बढ़ चढ़ के बातें हुई और उसको अति का कठोर बना दिया गया। लेकिन उसका जमीन पर कोई असर दिखा? उसका जमीन पर असर दिखा नहीं। चीजें और ज्यादा बिगड़ गई। यहां पे जो है इसके बिगड़ने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि ज्यादातर जो मामले हैं जिसमें कि बरगलाना और धमकाना, ये उन लड़कियों के ऊपर है जिनकी की उम्र आप देखेंगे 16 से और 22 के बीच में। और एक मैरीलैंड के कुछ यूनिवर्सिटी के लोगों ने यहाँ रिसर्च करी थी। डेटा उनका छोटा ही था, लेकिन उनका कहना था कि जैसे जैसे 25 के बाद लड़की की उम्र परिपक्वता बढ़ती जाती है, तो फिर अंतर धार्मिक विवाहों का नंबर एकदम से बहुत कम होता चला जाता है।
अब सवाल ये है कि जो 16 से 22 साल की उम्र के की लड़कियां हैं, उनका जो है इस तरीके से बरगलाए जाने का अगर किसी ने तय कर लिया है, तो आप कैसे रोकेंगे उसको? कानून से तो नहीं रोक सकते, क्योंकि वो तो एक फीलिंग की बात है ना। मन में एक फीलिंग आई, किसी के प्रति आकर्षण हुआ, वो आकर्षण सही है या गलत है, वो दीगर बहस का विषय है। लेकिन तो आप उस लड़की को ये तो कह नहीं सकते कि भाई मेरे पास ये कानून है और इस कानून के कारण तुम अब अपने मन में जो भावनाएं हैं उसको हटा दो। आपको एक कैंपेन दोनों तरफ चलाना पड़ेगा, सारे ही समुदायों के बीच में कैंपेन चलाना पड़ेगा कि भाई अगर आप वाकई किसी से प्यार करते हैं तो आप इस तरह से छल कपट ना करें। हालांकि इसका कोई ऐसा बात नहीं है कि ओवरनाइट कोई असर होगा। एजुकेशन से एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी लगेंगी तब जाके चीजें ठीक होंगी। अच्छा, कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो तीन या चार पीढ़ी के कामों में कोई रुचि नहीं रखता है। उसको रुचि जो है, हाँ हाँ, उसको रुचि 5 साल के उसमें होती है साइकिल में। 5 साल में कोई सामाजिक परिवर्तन कभी नहीं आता है। तो वो जो सस्ता सुंदर और टिकाऊ रास्ता है वो ये, एक कानून बनाओ। उस कानून के चलते कुछ लोगों को मतलब उसको दिखाने के लिए कि हाँ ये कानून कारगर है, आप कुछ लोगों को पकड़िए। लेकिन उसका जमीन पर उतना असर दिखता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो केशव जी, आपने लव जिहाद के जो बादल समाज में और सत्ता के निर्देशन में जो उड़ रहे हैं, उससे जो लोगों के सामने एक जो भ्रम की स्थिति आ रही है कि इसके फायदे हैं, कि इसके नुकसान हैं और ये हम पे कैसे असर डालेगा एज ए सोसाइटी, हमारे दर्शकों के सामने आपने काफी जो चित्र है उसको स्पष्ट किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।